स्वागत है आपका। और सोने और चांदी पर बात करेंगे, जहां पर ऑल टाइम हाईज हमने सोने में बनते हुए देखे हैं और जिस तरह के गेन्स हैं उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो इस साल $750 पर आउंस की तेजी आई है। यानी कि जो ये 30-32% की बढ़त है, ये 40 साल के बाद हमने किसी साल में आते हुए देखी है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, बिकॉज वो 9% का ड्यूटी कट था, तो तेजी इस बार 22% की है इस साल में अब तक। और पिछली बार जब हमने इस तरह की बढ़त आते हुए देखी थी तो वो 2020 में था, जब करीब करीब 28% की तेजी हमने उस साल में आते हुए देखी थी। तो ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस तो यहाँ पर देखने को मिली ही है, लेकिन ये जो तेजी है एक तरफा रही है। और दूसरी बात ये कि अब फेस्टिवल्स के समय में इस तेजी के क्या मायने हैं। ऑलरेडी हम मार्केट पार्टिसिपेंट से बात करते रहे हैं जिन्होंने हमें बताया है कि पिछले 15 दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ गिरावट ज़रूर देखने को मिली है खरीदारी में। डायमंड्स के मार्केट के हिसाब से पिछले 2 साल थोड़े स्लो डाउन वाले रहे हैं और अब क्योंकि सोने में ऑल टाइम हाईज हैं तो कुछ दिक्कतें यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन इन सब से ज्वेलर्स क्या देख रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की बाइंग एक्सपेक्टेशंस है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह, बावा ज्वेलर्स के CEO गौरव बावा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के नेशनल बोर्ड डायरेक्टर प्रमोद मेहता एंड सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कॉलिन, आपसे जानना चाहेंगे, आप गोल्ड डायमंड दोनों में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, किस तरह से आप फिलहाल इस मार्केट को देख रहे हैं, कैसा स्लो डाउन है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मनीषा, थैंक्स। सितंबर में अगर देखेंगे, इंपोर्ट ड्रॉप हुआ, अगस्त में ऑल टाइम हाई था। थोड़ी स्लो डाउन रिटेल पे 100% है। और ऐसी उम्मीद है एटलीस्ट इंडस्ट्री को ये दिवाली के लिए कि वैल्यू वाइज लास्ट ईयर से 5-10% ग्रोथ हो जाए तो बहुत खुश रहेंगे इंडस्ट्री। बट वॉल्यूम में 10-15-20% भी हो सकता है कि थोड़ा डी ग्रोथ हो जाए। तो वैल्यू बरकरार रहेगी, शायद थोड़ा ग्रोथ भी होगा, बट वॉल्यूम फॉर श्योर डाउन रहेगा। डायमंड ज्वेलरी में अगर बात किया जाए तो एक्सपोर्ट्स डाउन ही रहे लास्ट ईयर से, ये साल भी वी आर 20-25% डाउन। स्टडेड ज्वेलरी का अगर आप सेक्टर देखोगे और प्लेन गोल्ड में देखोगे तो इतना आई थिंक गिरावट नहीं आई है। एक्चुअली स्टडेड ज्वेलरी में थोड़ा मामूली सिंगल डिजिट ग्रोथ भी है, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में थोड़ा मामूली अगेन डी ग्रोथ है। तो एक्सपोर्ट्स इज अ स्ट्रगल। और जियो पोलिटिकल इश्यूज जिस तरफ से है, US इलेक्शंस, चाइना में जो हिसाब से स्लो डाउन है, तो ऐसे लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स अगले 1 साल तक भी थोड़ा बम्पी वेदर रहेगा। इट वोंट बी अ स्मूथ रोड। और 2025 के एंड में सीजन के हिसाब से थोड़ा सबको लग रहा है कि अच्छी रिकवरी हो जानी चाहिए। बट इंडिया वैल्यू वाइज फ्लैट, वॉल्यूम वाइज डेफिनेटली डी ग्रोथ। ओके कॉलिन, अगर इस तरह का एक्सपेक्टेशन है, जहां पर ऑलरेडी ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री देख ही रही है कि ये क्वार्टर हल्का सा वीक जा ही सकता है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हर बार जब हम देखते हैं चैलेंजेस जब होते हैं तभी नए इनोवेशंस और नए स्कीम्स और नए ऑफर्स और नई चीज़ें भी यहाँ पर इंडस्ट्री करती है, तो अब इंडस्ट्री क्या कर रही है? अब इंडस्ट्री जो आई थिंक जो एक बड़ी चीज हो रही है और जो एक नया ट्रेंड आया, हमारी इंडस्ट्री लास्ट 4-5 साल से आप देखोगे तो बहुत सारे बदलाव आए। पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद GST का एक बड़ा डिसरप्शन आया, और तीसरा डिसरप्शन जो हमारे वहाँ आया वो हॉलमार्किंग का था। हॉलमार्किंग वाइल एक तरह से डिसरप्शन भी था, बट एंड में अल्टीमेटली गोल्ड कंज्यूमर के लिए और इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा स्टेप रहा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस कैटेगरी में बहुत बढ़ गई। और वो जो कॉन्फिडेंस बढ़ा उसके कारण जो आज इन्वेस्टमेंट की बाइंग हो रही है चारों तरफ, वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप रहा। अब जो इंडस्ट्री को करना है, क्योंकि ट्रेड रेगुलराइज हो गया है, GST और हॉलमार्किंग जो दो चीज गवर्नमेंट ने की, उसके कारण ऑर्गेनाइज ट्रेड का जो एक ग्रोथ होना था अपने देश में वो काफी हो गया लास्ट 3-4 साल में। ऑल द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैव ग्रोन डबल डिजिट और हाई डबल डिजिट। IPO हो रहे हैं, सबका स्केल बढ़ रहा है, नए मॉल्स बहुत सारे खुल रहे हैं, स्पेशली इन BC टाउन्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, वो जो पहले था 4-5 साल पहले, वो बहुत बड़ा है। और हाई स्ट्रीट से थोड़ा बदल के, हाई स्ट्रीट पे तो ग्रोथ हो ही रहा है, बट मॉल, ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑमनी चैनल भी काफी चालू हो गया है। बट हैविंग सेड दैट, आपका सवाल का जवाब ये है कि ये साल जो एक बहुत आई थिंक ऐसे दिख भी रहा है IIHS हमारे शोज में, और अब रिटेल की कोई स्टोर जाएगा तो डिजाइन और इनोवेशन जो प्रोडक्ट का है वो अभी फोकस थोड़ा और शार्पन हो गया है। क्योंकि अभी देखो, सबका सोना अगर आज 18 कैरेट है तो सबका सेम है, रेट लगभग सबका सेम है, मेकिंग चार्जेस में थोड़ा फर्क है बट इतना फर्क नहीं है।
तो मेन डिफरेंशिएशन, अच्छा स्कीम्स भी, नो मेकिंग चार्ज एटसेट्रा एटसेट्रा, सबकी स्कीम्स बहुत सारी आ गई है, सबके इंस्टॉलमेंट स्कीम भी सब रिटेलर के तरह तरह से है। तो ये साल जो बड़ा एक एज रहेगा इस डिजाइन डिफरेंशिएशन। ऑल राइट, तो इनोवेशंस एंड इन सम सेंस कस्टमर केयर, द ओवरऑल एक्सपीरियंस, डिज़ाइन, ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस बार कंज्यूमर्स को रिझाएंगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो जैसे कॉलिन ने कहा ऑन द सेम साइड ही हैं। गौरव, आप कैसे देखते हैं दिल्ली के क्या हाल हैं? शादियाँ बहुत सारी हैं पर वो नवंबर दिसंबर में आगे जाकर हैं। क्या लोग सोना खरीद रहे हैं इन करंट लेवल्स पे, और अगर नहीं तो आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? नमस्कार जी, थैंक यू। सो देखिए, दिल्ली के हाल तो अच्छे ही हैं। मौसम भी पहले से काफी प्लेजेंट है एंड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इफ वी टॉक, चीजें काफी अच्छी चल रही हैं। वॉकिंग्स ठीक है, आज थोड़ा सा आई वुड से आज थोड़ा सा स्लो है मॉर्निंग से, बट इफ वी कंपेयर लास्ट 2 वीक्स दे हैव बीन रियली गुड। डिसेंट सेल्स हैं, वॉकिंग भी अच्छा है, कन्वर्जन भी अच्छा है, गोल्ड की सेल भी अच्छी है, डायमंड ज्वेलरी की भी अच्छी है। इनफैक्ट लैब ग्रोन इज ऑल्सो पिकिंग अप क्वाइट वेल, सो एवरीथिंग इज डूइंग रियली रियली वंडरफुल। गौरव, अगर नंबर से इसको कंपेयर करें कि जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में उस लिहाज से, जैसे आपने कहा कि गोल्ड भी है, डायमंड भी है, स्टडेड भी है, लैब ग्रोन्स भी है, कौन सी कैटेगरी बेहतर कर रही है? पर्सनली स्पीकिंग एट अवर स्टोर सारी की सारी ही अच्छी कर रही है। आई वॉज जस्ट कंपेयरिंग इट टुडे इटसेल्फ। आज सुबह में बैठ के सब, मतलब आई डू ईयर ऑन ईयर चेक फॉर एवरी मंथ एंड एवरी वीक एज वेल। सो उसमें मेरे को तो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर आई कुड सी अ जंप ऑफ अराउंड 35%। डायमंड, नेचुरल डायमंड, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल डायमंड्स, so that was up by around 25%. Lab grown, we were there last year as well in the same month, and we are doing almost 50% up on the lab grown as well. सो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 30% अब लैब ग्रोन हो चुका है। गौरव, लास्ट ईयर ये कितना था? It's not 30%, 30% नहीं हुआ है. So I said there is a jump of around 50% in the lab grown diamond jewelry sale, what we had डिमांड, last अच्छा, year ओके। जो था. Yeah, so total contribution lab grown हमारी total turnover का approximately 7 to 8% है, which is a very decent amount if we talk about gold jewelry portfolio, because we do close to around 70% of जितनी हमारी सेल आती है 70% वो आती गोल्ड डोमिनेटेड होती है, 20 to 22% is the traditional diamonds what we sell, and then around 7 to 8% हमारी उसकी होती है lab grown diamonds की. इनफैक्ट ऑफरिंग की अगर बात करें, so we've been selling everything at flat 8.9% making charges, and we make sure जो भी कस्टमर वॉक इन होते हैं उनको हम सब चीज़ वेरीफाई कराते हैं। जैसे भी कॉलिन जी कह रहे थे दैट हॉल मार्किंग के बारे में बात कर रहे थे, सो वी क्रिएटेड अ सिस्टम, हम कस्टमर को हर एक चीज़ हॉल मार्किंग HUID वेरीफाई कराते हैं। सो वी आस्क देम कि आप अपनी हॉल मार्किंग की जो साइट है BAS की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसको वेरीफाई करा देते हैं। इनफैक्ट पहले हमने माइक्रोस्कोप्स लगाए थे अपने स्टोर पे, बिकॉज BAS पहले रिकमेंड करते हैं कि आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाएं, बट मैग्नीफाइंग ग्लास से कस्टमर के लिए देखना इज नॉट इजी। एक ज्वेलर होता है वो तो फिर भी देख लेता है। ने उसके लिए इंस्टॉल कर दी है अपने शोरूम में माइक्रोस्कोप्स विद LED डिस्प्ले ऑन टॉप। सो हमने एनवायरनमेंट को फिर अब कस्टमर को भी ये सिखाते हैं कि आप हॉल मार्किंग चेक करके लें, आप जहां से भी लें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बाबा ज्वेलर से ही खरीदना है, आप जहां से भी खरीदें हॉल मार्किंग वेरीफाई करके फिर लें। Absolutely. फिर उसको डीप थिंकिंग करी, देन वी केम अप विद अनदर आइडिया कि हमने कस्टमर को बोला अपने फोन से ही डायरेक्टली जूम करके फोटो क्लिक कर लीजिए हॉल मार्किंग की, स्टैंप की, और फिर भी नहीं अच्छे से दिख रहा तो और जूम करके उसको BAS एप्लीकेशन पे डाल के वेरीफाई करें कि हॉलमार्क है कि नहीं। जी गौरव जी, एज इज सेड, एजुकेटिंग अ कस्टमर मींस एक्वायरिंग अ कस्टमर। ऑब्वियसली वो एक चीज़ हमेशा यहाँ पर सपोर्ट करती है, कंफर्ट भी करती है। प्रमोद जी, ये सवाल आपसे है, आपको कैसे लगते हैं मार्केट्स और किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, क्योंकि थोड़ी दिक्कतें तो यहाँ पर हैं जिस तरह से भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, बेसिकली देखिए, रेट का इफेक्ट तो सभी जगह, एक बार अनसर्टेनिटी रहती है तो सभी को थोड़े दिन प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम B2B इंडस्ट्री में हैं और ऑल ओवर इंडिया में सभी रिटेलर को ज्वेलरी सप्लाई करते हैं, तो सभी रिटेलर बहुत अच्छे से उनकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एक जो रेट फैक्टर है उसको वो कंसीडर करते हुए अभी लाइट वेट ज्वेलरी के वजन जो है वो हल्का हो, ज्वेलरी में फैलावट उतनी हो, उस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा अभी पसंद कर रहे हैं, ताकि कस्टमर जो जिस तरह से पहले एंजॉय करता था ज्वेलरी को कि भी हमें 100 ग्राम में बड़ा नेकलेस चाहिए या 50 ग्राम में बैंगल चाहिए, तो
हमने उसी को 60 ग्राम 70 ग्राम में बना के और कस्टमर के लिए उसी तरह की व्यवस्था की, जिससे वो कस्टमर उस ज्वेलरी को कम वजन में भी उतना ही पहन के और उसका शौक पूरा कर सके। तो अभी जो रिटेल शोरूम्स हैं वो ज़्यादा रिटेल फोकस कर रहे हैं वेडिंग ज्वेलरी के ऊपर, और वेडिंग ज्वेलरी बहुत अच्छा बिक रहा है, पर उसमें वजन थोड़ा हमें कम करना पड़ रहा है। ऑल राइट, तो यानी कि लाइट वेट ज्वेलरी लेकिन फैलावट वाली ज्वेलरी की यहाँ पर प्रिपरेशन ज़्यादा होती हुई नजर आई है। और ऑफ कोर्स ये भी एक फीडबैक है कि 22 नहीं तो 20 नहीं तो 18 कैरेट की ज्वेलरी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनाने लगी है। एक सेंस यहाँ पर चांदी पे भी लेते हैं। राहुल मेहता हमारे साथ हैं। राहुल, अगर चांदी की भी बात की जाए तो चांदी ने तो गोल्ड को भी आउट परफॉर्म किया है। 34% के गेंस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 92,000 रुपीज़ केजी के प्राइसेस हमने यहाँ पर अब बनते हुए देखे हैं। लास्ट ईयर का लो मुझे याद है कुछ 54,000 का था शायद, तो अच्छी खासी तेजी उन लेवल से देखने को मिली है। आपके लिए दिवाली कैसी है? क्योंकि चांदी की जहां तक बात आती है, ऑफ कोर्स कॉइन्स है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग भी है, काफी कुछ चीजों में यहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने पिकअप कैसा देखा है? चांदी में हमने स्टोर पे वॉक-इन्स काफी अच्छे हैं, फेस्टिव सीजन से अच्छी बाइंग हो रही है। जो पूजा के बर्तन है या घर के जो यूज करने के लिए चांदी के डिनर सेट्स है, वो सब में डिमांड में जीरो इम्पैक्ट आया। मगर जो मेजर इम्पैक्ट जो आया है गिफ्टिंग डिमांड में आया है। गिफ्टिंग डिमांड इसलिए क्योंकि हर जो आदमी इंसान गिफ्ट करता है उसका एक बजट फिक्स होता है। 5,000 में गिफ्ट देना, 10,000 में देना, 15,000 देना, 20,000 में देना। क्योंकि चांदी की प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि वो प्राइस रेंज में प्रोडक्ट फिट नहीं हो पा रहा है या वो फैलावटी दिख नहीं रहा उनको। तो मेजर इम्पैक्ट जो हम लोग ये साल देख रहे हैं वो गिफ्टिंग डिमांड में काफ़ी मेजर इम्पैक्ट आ रहा है। जो फिजिकल कंजप्शन डिमांड है वो अभी भी इंटैक्ट है, लोग खरीदी कर रहे हैं खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए, कोई उसमें रोक नहीं रही। वेल एब्सोल्युटली, आपकी बात सही है कि उतने बजट में चांदी मिलना भी अब यहाँ पर मुश्किल है, तो गिफ्टिंग एक और चीज़ है। राहुल, जहाँ तक चांदी की बात आती है और जो चीज़ें चांदी से बनती हैं, कई बार हमने ऐसा देखा है और मैंने ये आपसे भी बात हुई थी मेरी कि जितना चांदी का प्राइस होता है उतना मेकिंग का प्राइस भी कई बार हो जाता है, तो वो भी एक चीज़ है जो यहाँ पर एड ऑन करती है। मेकिंग को लेकर यहाँ पर कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं या उसे कम करने की बात है? नहीं, मगर चांदी की जो आप बता रहे हो, जितनी चांदी की प्राइस है उतनी मेकिंग, वो एक बहुत छोटा सेगमेंट है। दैट इज लेस देन 1% ऑफ द एंटायर सेगमेंट। जो मेजोरिटी जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं जो चांदी की बेस प्राइस के ऊपर 10% से लेकर 25% के वैल्यू एडिशन होते हैं, तो उसमें कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी गिफ्टिंग नीचे चली गई है, लेकिन जहाँ तक फिजिकल पर्सनल कंजम्पशन है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चांदी के प्राइसेस भी आगे जाकर ऊपर जाएंगे, तो वो एक सपोर्ट सेगमेंट है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो खरीदारी है वो यहाँ पर बरकरार है। आप सब हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का समय है, लेकिन जब लौटेंगे तो आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे यहाँ से जाके आपकी सेंस क्या है प्राइसेस को लेकर, और दूसरा इस फेस्टिवल डिमांड को लेकर अब क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं, उस पर करेंगे चर्चा। स्वागत है आपका, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोने चांदी की, जहाँ पर प्राइसेस में पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। थोड़ी सी उठापटक भी है, अनसर्टनिटी भी है यहाँ पर खरीदारी को लेकर। ऑफ कोर्स डे टू डे यहाँ पर वॉचिंग भी है। आज का दिन स्पेशली इस हफ्ते का थोड़ा स्लो रहा है, क्योंकि प्राइसेस में हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। कॉलिन, एक और चीज़ है जो अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ज़्यादातर ज्वेलरी हाउसेस हमें बताते हैं कि 40-45% जैसा जो बिजनेस है ओवरऑल सेल्स का, वो एक्सचेंज के थ्रू भी है। इतने हाई प्राइसेस पे भी बहुत ज़्यादा आउटराइट सेल्स नहीं है, लेकिन एक्सचेंजेस आप कहेंगे बढ़ते हुए नजर आए? नहीं, बढ़ते हुए भी रहेंगे, बट 45-50% हिस्टोरिकली रहा है बहुत सालों से। और अगर देखा जाए तो ये दोनों के लिए अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इतना ज्वेलरी कंजम्पशन हो रहा है, बट इंपोर्ट का इतना प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज एक्सचेंज अपना जो ग्रैंडफादर्स गोल्ड बोलते हैं लगभग 100-200-500 साल से हिंदुस्तान में तो सोना रहा है। तो एक्सचेंज के लिए जो खरीदारी करते हैं वो देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन से भी अच्छा है। दूसरा, ज्वेलर भी इसमें अच्छा होता है कि वो नया प्रोडक्ट बेच पा रहा है और पुराने पे शायद थोड़ा डिस्काउंट, एक्सचेंज स्कीम में भी थोड़ा मार्जिन रहता है। सो आई थिंक दोनों के लिए विन विन है, और ये जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे वो बढ़ता भी जाएगा। राहुल, चांदी में क्या ये ट्रेंड्स एट ऑल हमने आते हुए देखे हैं, एक्सचेंज के, सेल ऑन हायर प्राइसेस के? ये सरप्राइजिंगली हम लोगों ने लास्ट एक साल में चांदी में एक्सचेंज बहुत कम देखा है। इट इज़ लेस देन 10%, जो एक सरप्राइजिंग है। चांदी के ऊपरी स्तरों पे हम देखते हैं कि चांदी रिप्लेस करने आते हैं, मगर वो चीज़ देखने में नहीं आई। जो रिप्लेसमेंट भी हो रहा है चांदी के, समझ लो चांदी के बार जिन्होंने स्टोर किए वो बाहर जाके रिप्लेस कर रहे हैं, मगर पुराने बर्तन या रिसाइकिल जो चांदी, जो यूज़ की हुई चांदी वापस रिप्लेस करनी, वो काफ़ी छोटा शेयर हो गया।
आपने कहा राहुल 10% है अभी, अर्लियर कितना था? एक नॉर्मलाइज नंबर देखें तो नॉर्मल एवरेज 30% के आसपास रहता है। जैसे लास्ट एक साल से हम लोग देख रहे हैं, इट इज अराउंड 10% के आसपास। ऑलराइट, तो क्लियरली हायर प्राइसेस पे कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि सभी को लगता है कि प्राइसेस यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। अगर हम दिवाली और इस ईयर एंड तक की बात करें तो बाजार मानता है कि यहाँ से भी 2 से 5% की तेजी सोने चांदी में शायद देखने को मिल पाएगी। तो इट्स नेवर अ बेटर डे देन टू बाय टुडे। लेकिन आप सभी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे। कॉलिन, आपसे शुरुआत करते हैं। अगर मुझे गोल्ड लेना है, ज्वेलरी लेनी है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? क्या लूँ, कब लूँ, कैसे लूँ? देखो, गोल्ड खरीदने के लिए कोई अच्छा टाइमिंग ऐसा नहीं है। अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो हमेशा हर साल 3, 5, 7% अप्रिसिएशन मिला ही है, कंपाउंडेड। और लास्ट 3 साल में तो जैसे आपने खुद अभी स्क्रीन पे दिखाया 66% अप्रिसिएशन। तो गोल्ड खरीदने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। ओकेजन, इन्वेस्टमेंट, जब भी आपके पास पैसे है, आपको आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, गोल्ड खरीद सकते हैं। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में 3 to 5% अप डाउन करेक्शन शायद आ सकता है, मगर अगर आप अगले 1 साल का पीरियड देखोगे तो आपको 10, 15, इवन 20% अपसाइड ही शायद मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म कुछ वरी जैसा नहीं है। लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन है। शॉर्ट टर्म यस देयर विल बी करेक्शन। सो खरीदने के लिए कोई भी टाइम सही है जब भी आपके पास ओकेजन है और पैसे है। और ये धनतेरस मनीषा जरूर जाइए और थोड़ा खरीदिए। डन डील कॉलिन, क्योंकि मुझे आपने बोला है मैं पक्के से जाऊंगी। इन एनी केस मैं धनतेरस और अक्षय तृतीया पे डेफिनेटली सोना चांदी खरीदती हूँ। प्रमोद जी, आप क्या राय देंगे? आपके अगर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे हैं कि क्या खरीदें, कैसे खरीदें, आप क्या बता रहे हैं उन्हें? देखिए, सोना खरीदना हर समय शुभ है। और अभी तो मौका इसलिए है क्योंकि फेस्टिवल भी चल रहे हैं, अच्छे मुहूर्त भी है, आगे शादियां भी है। तो अगर सोना ही एक ज्वेलरी ऐसी चीज है जिसको आप पहनने के बाद भी आप मेकिंग से ज्यादा एप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो आप दोनों चीज पूरी कर रहे हैं। आप अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं और वैल्यू भी एडिशन हो रहा है। तो ये आप मान के चलिए, अगर आज भी आप सोना लेंगे तो अगले साल उसमें 10 से 12% मिनिमम आप तेजी देखेंगे। तो जिससे आपका सोने में इन्वेस्टमेंट भी हो गया और आपका शौक भी पूरा हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोना हर समय लेना शुभ भी है और अच्छा भी है। जी हाँ, अगर ग्लोबल सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं और ETF में पिछले 3 महीने से लगातार इनफ्लोज हैं, कॉमेक्स के फ्यूचर्स के 4 साल के हाईज के हम यहाँ पर नेट लॉन्ग पोजीशंस देख रहे हैं, तो क्लियरली यहाँ पर तो खरीदना बनता ही है। राहुल, आप कैसे देखते हैं जो करंट लेवल्स हैं? और सभी कह रहे थे लाख रुपए जाएगा। लाख रुपए तो अब 6-7 हज़ार रुपए ही दूर रह गया। हम 92, 93 पे तो यहाँ पर बैठे ही हैं। आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? प्राइसेस लॉन्ग मीडियम टर्म में हमें लग रहा है कि 1,25,000 तक चांदी आ सकती है, मगर ये लेवल्स इन्वेस्ट करने के नहीं है, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है ये प्राइसेस पे। और इसमें नीचे डाउनसाइड रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और हायर प्राइसेस पे इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, ऑफ कोर्स चांदी में डेफिसिट भी है चौथे साल का, इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है और सभी लोग ये मानते हैं कि चांदी आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकती है। अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है, 48 इसका ऑल टाइम हाई है और हम 32 पे काम कर रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ से अपसाइड काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए, सोने चांदी ज्वेलरी पर हमसे बातचीत भी करने के लिए। आप सभी को फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हमें, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।